सभी को नमस्कार। क्वांट ट्विटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पटवारी का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर को, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया जाए। तो वही हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मलयालम शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर इस अनुक्रम में 2017वां अक्षर कौन सा होगा। हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि मलयालम जो शब्द है उसमें कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो मलयालम शब्द में कितने अक्षर हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मलयालम शब्द में कितने अक्षर हैं? 9 अक्षर हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा हम बिल्कुल अंक के साथ करते थे ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जो हम अंकों के साथ करते हैं वो वैसा ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जैसे हमें पूछा है 2017वां अक्षर क्या होगा, तो हम 2017 में 9 से भाग देंगे। तो कैसे कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा, फिर 1 आया, 9 दूनी फिर से 18, 3 आ गया, फिर 7, फिर 9 चौको 36। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब ये है कि 224 बार ये शब्द पूरा आ चुका है मलयालम। ठीक है, मतलब 216वीं स्थिति पर मलयालम शब्द जो है पूरी तरह आ चुका है। उसके बाद सिर्फ एक बचा है अक्षर, जो कि 2017वां अक्षर होगा। ठीक है, तो वो 2017वां अक्षर कौन सा होगा? क्योंकि ये साइकिल जो 9 अक्षरों की साइकिल है, मलयालम शब्द में 9 अक्षर हैं और 9 अक्षर की जो साइकिल है वो 224 बार कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद 2017वां अक्षर कौन सा आएगा? उसके बाद जो एक शेषफल बचा है वो पहला ही अक्षर होगा मलयालम शब्द का, जो कि क्या है? एम है। तो 2017वां अक्षर जो है वो क्या होगा? एम होगा। अच्छा, 2018वां क्या होगा? 2018वां एम के बाद क्या है? ए है, ये होगा। अच्छा, यदि पूछा जाए 2016वां, तो चूँकि यहाँ पर उसने पूरी साइकिल कंप्लीट की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका लास्ट अक्षर जो है वो क्या है? एम है, तो एम आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम क्या करते हैं कि जैसे मलयालम है, तो हमने बोला कि मलयालम शब्द में 9 अक्षर हैं, हमने बोला 10वां अक्षर क्या रहेगा, तो साइकिल फिर से रिपीट हो रही ना। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर 10वां अक्षर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? एम आएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद 2:1 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पाँच वर्ष पहले, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु में जो अनुपात था वो कितना है? 3:1। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना है? 10 वर्ष बाद वो अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि दो लोगों की आयु के बीच में अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना है?
2 का है, और यहाँ पे हो गया इन दोनों की आयु के बीच में अंतर 1 का है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि दो लोगों की आयु के बीच में एज गैप जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप मान लो कि आपकी एज कितनी है, आपकी एज 22 साल है, आपके भाई की 25 है। 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, आपकी 23 हो जाएगी, आपके भाई की कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। यहाँ पे अंतर कितना है, 3 साल का है। यहाँ पे अंतर क्या है, फिर से 3 साल का आ गया, और 2 साल बाद भी निकालेंगे तो अंतर हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो हम इनको बराबर करेंगे तो क्या होगा कि इसको हम वैसा ही लिख देंगे 3:1। ठीक है, जो जैसा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ का क्या आएगा, 2 का गुणा किया तो कितना आ जाए, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ गया 2। अब जो है ये बराबर आ गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे अंतर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है, और यहाँ पर भी है 1 यूनिट का। लेकिन वास्तव में अंतर जो है वो 5 वर्ष पहले का और 10 वर्ष बाद का, मतलब अंतर कितना है, 15 साल का। यदि हम 10 में से 5 को घटाएंगे, -5, तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा, यहाँ पे देखा, वैसे ही 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, मतलब टोटल डिफरेंस जो है वो कितना है, 15 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 साल। ठीक है, चूँकि ये किसकी है, पुत्र की है, और ये पिता की। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले की कितनी है, 1 ही यूनिट है। मतलब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, ये जो आई है 15 वर्ष, ये कितनी है, 5 वर्ष पहले की 5 वर्ष पहले की पुत्र की आयु है। ठीक है, तो हमें वर्तमान आयु को बताना है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी पुत्र की, 15 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम क्या है। 8/9 के बराबर की परिमेय संख्या क्या है। 8/9 के बराबर की परिमेय संख्या वही होगी ना जिसको कैंसिल करने पर 8/9 आ जाए। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं उनको कैंसिल करने पर 8/9 आ जाए। मतलब ये है कि जो अंश है, हम ये कह सकते हैं कि जो अंश है वो क्या होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, 8, 16, 24, 32, ये क्या है, 8 की मल्टीपल है। और 9 की मल्टीपल क्या है, 9 की मल्टीपल हो जाएंगे 9, 18, 27, ये सभी क्या हो जाएंगे, 9 की मल्टीपल हो जाएंगे। तो मतलब है कि 8/9 के बराबर परिमेय संख्या ऐसी संख्या होगी जिसका अंश 8 का मल्टीपल हो और हर जो है वो 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये संख्या है वो क्या है, 8 × 6 = 48। ठीक है, और ये आ जाएगा 54। हर क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48/54, 6 8 48, 6 नाम 54 आ गया ना 8/9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला सवाल है, यदि एक त्रिकोण का आधार 2 गुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई जो है वो समान रहे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि त्रिभुज का आधार x है, ऊंचाई जो है वो y है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब क्या करना है कि आधार को 2 गुना करना है। 2 गुना मतलब आधार हमारा x था, तो अब हम क्या करेंगे, x का 2x कर देंगे। ठीक है, आधार अब हमें क्या करना है, आधार 2x करना है। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल, नया त्रिभुज का नया क्षेत्रफल, त्रिभुज का नया क्षेत्रफल क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, आधार कितना है 2x, और ऊंचाई वैसे की वैसी ही रहेगी। तो क्या आ जाएगा, 2 को हम आगे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये क्या है, ये हमारा पुराना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 2 गुना आ गया। नया क्षेत्रफल जो है वो क्या आ गया, 2 गुना आ गया। मतलब क्या है कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है कि 2 अंकों की संख्या का योग 73 है और उनका अंतर 37 है। तब हमें बताना है कि संख्या क्या है। हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, और इसमें x जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग मतलब x और y का योग कितना है, 73 है, और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है, 37 है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा और आ जाएगा 2x बराबर 110 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 110/2 बराबर 55। तो x प्लस वाई बराबर 73 में हम x की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 73 माइनस 55। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल है 2.5 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, किसके बराबर है। 2.5 गुणित 2.5 गुणित 4 गुणित 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, और एक अंक के पहले दशमलव, तो ये आ जाएगा दशमलव। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 100 रहेगा। अगला सवाल है औसत निकालिए। औसत का फॉर्मूला होता है कि सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन सभी को ऐड करेंगे, 12, 62, 38 प्लस 31 प्लस 27, कितनी संख्या है, 5 है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 में 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 हो गया। अब 31 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। 58 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/5, तो 170/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, 34 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे सवाल है
कि 0.216 आता गया, पुनरावृत्ति होती गई। तो पुनरावृत्त दशमलव संख्या की बराबर परिमेय संख्या क्या है? अब क्या करेंगे हम, चूँकि ये बार बार आ रहा है, संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं दशमलव के बाद, तो जो संख्या रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। 0.216, इसके बाद संख्या रिपीट हो रही है, 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जो संख्या है उसको लिख देते हैं, उसके बाद बार के नीचे जितने अंक हैं, 3 अंक हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 3 बार 9 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो अब 9 से ये कट जाएगा, तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 यहाँ आ जाएगा। 9 से काट, 9 दूनी 18, उसके बाद 3 बचा, तो 9 चौको 36। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8/37, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सभी तीनों वर्गों ABCD EFGH GHIJ की समान भुजाएं हैं। EH का मध्य बिंदु D है, EH का मध्य बिंदु D है, और HI का मध्य बिंदु C है। आच्छादित क्षेत्र ABCIJ का तीनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग से क्या अनुपात होगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि सभी तीनों वर्गों की भुजाएं समान हैं, ठीक है। तो हम जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ग की भुजा 2 यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, 2 यूनिट है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। अब चूँकि ये EH का मध्य बिंदु D है, तो यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ गया। HI का मध्य बिंदु C है, तो ये भी एक हो गया, और ये भी आधा एक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो आच्छादित क्षेत्र है ABCIJ का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम ऐसा करें कि इसको यहाँ बढ़ा दें, ठीक है, और इसको यहाँ ले जाएं, मतलब ये, और यहाँ कोई नाम रख दें इसका x, तो यदि हम ये क्षेत्रफल निकाल लें AXJ, ये बन गया एक त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल निकाल के यदि हम BXIC के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमारे लिए ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा ABCIJ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज AXJ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगी, ठीक है, और ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 है। XI की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 1/2, आधार कितना है इनका, AX गुणित ऊंचाई कितनी हो जाएगी, XJ, ठीक है। तो 1/2, AX की वैल्यू कितनी निकाली है, 3 आ जाएगी, 2 और 1 जोड़ करके कितना आ जाएगा, 3 बन जाएगा। तो AX की वैल्यू 3 आ गई, और XJ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2 है, तो 2 2 4 हो गया। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये क्षेत्रफल है इसको और निकाल लेंगे। ये क्या बन गया, आयत बन गया BXCI का क्षेत्रफल, ठीक है, BXCI का क्षेत्रफल।
कितना आ जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी 2 और चौड़ाई क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो कितना आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो हमें आच्छादित क्षेत्र ABCIJ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर 6 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब वर्ग, तीनों वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, चूँकि वर्ग पूरे के पूरे समान है क्योंकि उनकी भुजाएं समान हैं, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। भुजा कितनी है 2 है। ठीक है, तो 2 का वर्ग चूँकि ऐसे हमें 3 वर्ग दिए गए हैं तो 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 × 3 बराबर 12। अब हमें अनुपात निकालना है, आच्छादित क्षेत्र ABCIJ का तीनों वर्गों के क्षेत्रफल की योग से अनुपात बताना है। तो कितना आ जाएगा, ABCIJ का क्षेत्रफल कितना है 4 है और तीनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना है 12 है। इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 × 3 = 12, 1:3। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1:3। ठीक है, अगला सवाल, यदि A² + B² बराबर 4 है तो A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B², ये हमें पता है। प्लस लिखा है A² - B² का क्या होता है फॉर्मूला, A² - 2AB + B²। ठीक है, 2AB कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2A² + 2B²। 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉमन ले लिया, A² + B²। A² + B² की वैल्यू जो है वो 4 दी हुई है, 2 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि A हैज़ B को A² - AB + B² के रूप में परिभाषित किया जाता है तो -2 हैज़, फिर उसके बाद कोष्टक है उसमें लिखा है 2 हैज़ 3 किसके बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 हैज़ 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 हैज़ 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A हैज़ B का क्या है फॉर्मूला, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस AB माइनस A कितना है 2 × 3 प्लस B मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 -6 + 9। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 का बचा 3 तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे कि -2 यहाँ इसको सॉल्व करना, -2 हैज़, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 7, तो हम 7 रख देंगे। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस AB माइनस A कितना है -2, B कितना है 7 प्लस B का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 67। तो आंसर कितना आ जाएगा 67।
अगला सवाल है, कि यदि आपके विद्यालय से घर की दूरी 1.2 किलोमीटर है, ठीक है, यदि आपकी पैदल चलने की गति जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप अपने घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी हुई है हमें, 1.2 किलोमीटर। चाल कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बटे हम लिखेंगे 3 गुणित 10, 3 चौको 12, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ गया। 2/5 घंटा आया है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 2/5 घंटा बराबर कितना आ जाएगा, घंटा को हमें मिनट में बदलना है, तो 2/5 गुणित 60, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाए, 12, 12 दूनी 24, 24 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि संख्या, यदि एक संख्या के 2/3 का 3/5 का 1/4 34 है, तो संख्या का 20% क्या होगा। संख्या यदि x है तो उस संख्या का 2/3 मतलब 2/3 का मतलब इंटू 3/5 का 1/4 मतलब 1/4 कितना है, 34 है। तो संख्या का 20% निकालना है। तो सबसे पहले तो हम संख्या x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 3 कट जाएगा, ठीक है, ये 3 कटा, ये 3 कटा, फिर क्या होगा, ये 2 कटा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो 34 गुणित 10 बराबर कितना आ जाएगा, 340। संख्या कितनी आ गई है, 340। इसका 20%, 340 का 20% मतलब 1/5। ठीक है, 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40। आंसर कितना आ गया, 68। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। अगला सवाल है, मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु से 5 गुना है। अभी से 6 वर्ष बाद मेरी पुत्री की चलना अभी से 6 वर्ष बाद मेरी पुत्री मेरी आयु की 1/3 हो जाएगी। मेरी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ दिया गया है कि मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु से 5 गुना है। मेरी आयु पुत्री की आयु से 5 गुना है। यदि पुत्री की आयु 1 है तो मेरी कितनी हो जाएगी, 5 गुना मतलब 5। अभी से 6 वर्ष बाद, ये बोल रहे हैं 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं कि मेरी पुत्री मेरी आयु की कितनी 1/3 हो जाएगी, मतलब मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कैसे, अब इसका रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा, मेरी, इसके बटे में पुत्री आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा। तो 3 यहाँ आ जाएगा तो 3/1।
इसका मतलब है कि इनकी आयु में जो अनुपात 6 वर्ष बाद आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है। अब बताया है, तो पूछा गया है कि वर्तमान आयु बताना है किसकी, मेरी पुत्री की वर्तमान आयु बताना है कितनी होगी। यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है, 4 का है, और यहाँ पे अंतर 2 का है। दो लोगों की आयु के बीच में अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर ही होता है। दो लोगों की आयु के बीच में एज गैप हमेशा हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ 4 है तो हम यहाँ भी 4 ही करेंगे। तो 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, यहाँ भी 2 का गुणा होगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3:1 है, 5:1 है। एक मिनट, यह 5:1 है वर्तमान आयु, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब जो यहाँ पे है कितना का, 4 का डिफरेंस आया, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, मतलब अब ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो अंतर है कितना है इन दोनों में, 1 यूनिट का अंतर। ठीक है, लेकिन वास्तव में अंतर जो है कितने का है, 6 वर्ष का है। हमें दिया गया है वास्तव में अंतर कितने का है, 6 वर्ष का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष आई है। अब इन्होंने बोला ये है कि मेरी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो चूंकि 1 यूनिट ही उसकी वर्तमान आयु है उसकी पुत्री की, यहाँ पे पुत्री था और यहाँ पे मेरी आयु थी, ये यही है। ठीक है, तो पुत्री की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 वर्ष है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 6 वर्ष ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट है 4, 9, 16, 25, इस श्रेणी को पूरा करना है। तो 4 जो है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का, तो आगे 6 का स्क्वायर ही हमारा आंसर होगा, जो कि क्या है 36। अगला सवाल है अगला सवाल है 112, 252 और 99 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। हम पहले ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल सा करते थे कि 112 इन सारे के फैक्टर निकाल लेते हैं सभी के, और फिर इसको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग जानते ही कि लघुत्तम समावर्त क्या होता है। लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, मतलब 112, 252 और 99 से वो संख्या पूरी तरह से कट जाए, वो क्या कहलाते हैं, लघुत्तम समावर्त कहलाता है। आप लोगों को ये बात पता होगी कि जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हमारे लिए कोई संख्या दी गई है, 3 है, 4 है, 12 है, हमने बोला इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। मतलब कि 12 में जो है 3 भी है, 4 भी है, ठीक है, और 12 भी था कि हमें इन तीनों का लघुत्तम समावर्त निकाला था। लेकिन इन तीनों संख्या में 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें ऑलरेडी 3 भी है और 4 भी है, इसलिए इसका लघुत्तम समावर्त क्या आया, 12 आया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, आगे हम देखेंगे कि अब हमें क्या करना है। जैसे हमने 112 लिया, 252 है, 99 है, इनमें से हम हर संख्या के ऐसे 2 फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, जो जिसमें एक दूसरे में क्या रहें कि कोई कॉमन ना रहे। ठीक है, जैसे 112 है, इसमें यदि हम क्या करें कि ऐसे 2 फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है, हमें पता है कि 16 सत्ते क्या होता है, 112। इसमें और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब 252 लेना है, 52 आखिरी में, इसलिए हमें पता है 4 से कट जाएगा, तो हम 4 को ले लेंगे और देखेंगे 4
6 24 हो गया और 4 3 12, मतलब 63 और 4। ठीक है, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे हम 99 है, इनके निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 11 और 9 आ गया। ठीक है, अब आगे देखना क्या करेंगे हम। आगे हम ये देखेंगे कि जैसे 16 है। ठीक है, तो हमने, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, लेकिन 4 जो है ऑलरेडी 16 में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 63 है। ठीक है, वो यहाँ पे 7 है इस वाले में, और यहाँ पे क्या है 9 है। तो 63 में ऑलरेडी 7 और 9 है, तो हम सिर्फ एक बार क्या लिखेंगे 63 लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा है ना कि एलसीएम में क्या होता है 3 4 12 का। जब हमने एलसीएम लिया तो क्या हुआ 12 आया ना, क्योंकि 12 में ऑलरेडी 3 है और 4 है, इसलिए हम यहाँ ऐसा करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा क्या 63 हमने ले लिया, 4 भी चला गया, अब बस क्या बचा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, आराम से 16 में 63 का गुणा करेंगे। ठीक है, 16 × 48, 4 कैरी किया, 16 छक्के 96, 96 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 1008 आ गया इन दोनों का मल्टीपल। अब इसमें आराम से 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 8 88, फिर 11 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है ये है। ठीक है, क्लियर। ऐसे हम एलसीएम, जब बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा कम टाइम लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या क्या है 2 है, फिर 3, फिर 5 और 7। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि एक सप्ताह में उस दिन के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है जो कि अक्षर टी के साथ प्रारंभ होता है। सबसे पहली बात, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कुल 7। और इन्होंने बोला है कि टी के साथ प्रारंभ होता है जो कि अक्षर, तो टी से प्रारंभ होने वाले दिन कौन कौन से हैं। टी से प्रारंभ होने वाले दिनों की संख्या कितनी है 2 है। कौन कौन से हैं, एक होता है ट्यूसडे और एक होता है थर्सडे। ठीक है, एक होता है थर्सडे। अब प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि क्या होती है, प्रायिकता होती है, वो ये होती है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 हैं, क्योंकि टी से प्रारंभ होने वाले जो दिन हैं वो कितने हैं 2 हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गई, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई 7, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा 2/7। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।